हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फोर मेजर आर्टिकल्स। सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट एआई एजेंट्स और इनके अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर के बारे में। सेकेंड आर्टिकल में ट्रेडिशनल डाइट्स के बारे में बात करेंगे। फिर मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में थर्ड आर्टिकल में। एंड लास्ट आर्टिकल में वी विल बी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, सऊदी और टर्की के अभी एक एग्रीमेंट के बारे में। सो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक नया थ्रेट देखने को मिल रहा है, जहां पे रिसेंटली ओपन एआई, एंथ्रोपॉनिक और मेटा ने एंड इवन यूके की एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने इस चीज को हाईलाइट किया है कि कुछ एआई एजेंट्स जो कि ऑटोनोमसली वर्क कर रहे हैं, इनके अंदर ये कैपेसिटी देखने को मिली है कि ये एक्सप्लॉइट करते हैं वल्नरेबिलिटी सिस्टम की एंड अनऑथराइज एक्सेस कहीं ना कहीं एक्सटर्नल नेटवर्क का देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो जिसकी वजह से कुछ कंसर्न्स रेज हो रहे हैं। तो याद रखना कि ये जो एआई एजेंट्स होते हैं ये एक ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर बेस्ड होते हैं एंड ये एग्जीक्यूट करते हैं जो भी आपने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इन्हें कहा है, उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के थ्रू, एक सीक्वेंस के थ्रू ये इंप्लीमेंट करते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अभी रिसेंटली एआई एजेंट अंडर थ्रेट स्टडी को कंडक्ट किया गया था 2025 में एंड इसमें कुछ 4 कैटेगरीज में इन थ्रेड्स को आप कह सकते हो डिफाइन किया गया। पहले इनपुट स्टेज में, फिर रीजनिंग स्टेज में, फिर टूल एक्सप्लॉयटेशन में एंड फिर सिस्टमैटिक कैटेगोरियन कंडीशंस में। तो ये 4 लेवल पे या इंटरेक्शन के टाइम पे आप ये कह सकते हो इन 4 लेवल पे इन्हें डिसाइड किया गया, मतलब कि ये 4 लेवल पे आपको थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। अब एआई और उसकी कैपेबिलिटी के फेलियर के बारे में बात करें तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि कई बार आपको ये देखने को मिलता है कि यहां एआई अपने गिवन टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता है एंड उसके साथ साथ आपको ये देखने को मिलता है कि भाई एआई के जो गोल्स है एग्रेसिवली जो आप इसे परस्यू कर रहे हो, बट इसमें कहीं ना कहीं आप एथिकल रूल्स को, सेफ्टी गाइडलाइंस को और ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट को भूल जाते हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। अब कहते हैं कि भाई यहाँ पे ह्यूमन से हम शिफ्ट कर रहे हैं मशीन्स पे, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इंक्रीज होगी, बट उसके साथ साथ यहाँ पर नॉन ह्यूमन एंड अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर भी आपको देखने को मिलेगा। अब रियल वर्ल्ड पे इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है एंड कोई एक छोटा सा ग्लिच कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डैमेज आपका कर सकता है। तो कहा जा रहा है कि भाई देखो, यूके ने एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने भी ये कहा है कि भाई हमें टेस्टिंग को कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से यहाँ पे कंडक्ट करना चाहिए एंड इंडिया ने भी एक रिस्पॉन्सिव एआई आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस किया, जहाँ पर नीति आयोग और मेथी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो अर्ली इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन से हमें ये पता लग रहा है कि भाई अभी थर्ड पार्टी ऑडिट की यहाँ पे ज़रूरत है एंड हमें परमिशन बाउंड्रीज को ठीक से यहाँ पे स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। आइए अब बात करते हैं डाइट्स की। तो गट के अंदर हमारे बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं एंड इनको लेके अभी एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के द्वारा। अब इसमें यह कहा गया कि भाई जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के गट्स के अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स रहते हैं। इसमें बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, फंगी भी है एंड आर्किया भी है। अब ये काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में आपको ये देखने को मिलते हैं, स्किन्स में भी होते हैं, ओरल कैविटी में भी एंड आप ये कह सकते हो कि अदर एरियाज में, जेनिटल ट्रैक्ट्स में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई देखो ये क्या करते हैं कि आपके विटामिन के, विटामिन B12 और फोलेट जैसे विटामिन की सिंथेसिस में ये आपको हेल्प करते हैं, उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम में T सेल को बूस्ट करते हैं। मोर ओवर गट्स का जो ब्रेन है वो यही है। तो कहते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं न्यूरो ट्रांसमिशंस और न्यूरो एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, तो वो भी इनके साथ ये आपकी चीज आ जाती है एंड इसमें पैथोजन को एक्सक्लूड करने के लिए आप ये कह सकते हो जो लोकल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है तो वो भी ये क्रिएट करते हैं। तो कहते हैं कि भाई अब ऑर्डिनरी डाइट की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो यस, इससे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है। जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनके जो लोकल फूड है उससे कहीं ना कहीं इनकी गट हेल्थ और ज्यादा इंप्रूव होती है। तो कहा जाता है कि भाई देखो इसमें कई चीजें हैं जो माइक्रोबायोम्स के ऊपर असर डालती है, जैसे आप क्या खाते हो और किस तरह के आप मेडिकेशंस यूज कर रहे हो एंड आपकी अर्ली लाइफ फैक्टर्स, जैसे बर्थ के टाइम पे क्या आप नॉर्मल डिलीवरी थी या सी सेक्शन से पैदा हुए, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है।
तो कहा जाता है कि वो जो आपकी माइक्रोबियल प्रोफाइल्स हैं वो हर एक एरिया में अलग देखने को मिलती है, एंड जहां पर डेयरी प्रोडक्ट इसको काफी बूस्ट करते हैं, वेयर एज आप लगातार इनकी डिस्कवरी के थ्रू इनके बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी जो आपका ग्लोबल डाटा है वो अनरिप्रेजेंटेड है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, एंड ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के थ्रू ये जो गट हेल्थ है इसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ रहा है, एंड इसके लिए आप प्रोबायोटिक थेरेपीज के लिए जाते हैं, बट यहां पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपके एरियाज के अकॉर्डिंगली आपकी जो गट हेल्थ के अंदर माइक्रोब्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो वन साइज फिट ऑल पॉलिसी यहां पर इंप्लीमेंट नहीं करनी चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं आपके लाइक यूपीआई को लेके। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल ऑफ 2026। अभी यूपीआई के ऊपर किसी भी तरह के आपके चार्जेस नहीं लगते, बट यहाँ पे मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नाम पे 1 से 3% का टैक्स यहाँ पे लग सकता है। ये मर्चेंट्स को देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप शॉपिंग करने गए और शॉपिंग करने गए मान लो आल्डो के किसी शोरूम में, तो यहाँ पे आपको इस ब्रांड के ऊपर जैसे अगर आपने कार्ड से या डिजिटल पेमेंट करी तो 1 से 3% टैक्स देना पड़ेगा, बट ये आपकी जेब से नहीं जाएगा, ये जाता है मर्चेंट की जेब से। तो इसी वजह से मर्चेंट कई बार ऑनलाइन पेमेंट्स को कह सकते हो कि मना करते हैं। अब इसमें 3 लोग आते हैं, जैसे आपके इसमें इंटरचेंज फीस है, जहां पे आपकी कार्ड इशू करने वाली बैंक को इससे पैसा जाता है, जिस बैंक के अकाउंट में पैसा जा रहा है उस बैंक को पैसा जाता है, एंड जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो पेमेंट नेटवर्क है उसको भी ये पैसा जाता है। तो ये 3 चीजें हैं जो यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखनी है। अभी अगर हम बात करें तो जीरो एमडीआर पॉलिसी के अंडर हम रुपए और यूपीआई को लेके आ रखे हैं, बट यहां आपको याद रखना है कि सेक्शन 10A जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का है, ये प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह के आप चार्जेस इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के ऊपर इस केस में इंपोज नहीं कर सकते हैं। बट अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये इंसेंटिव प्रमोट किया गया था ताकि हम भीम और यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट किया जा सके, एंड इसमें अगर हम बात करें तो अभी 1000 से लेके 3000 रुपए 2-3 हजार करोड़ रुपए तक इसमें खर्चा आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कहा जा रहा है कि रुपए डेबिट कार्ड एंड यूपीआई की बात की जाए तो करंटली इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। नॉन रुपए डेबिट कार्ड के ऊपर 0.4 से 0.9% का है, डोमेस्टिक कार्ड के ऊपर 1 से 2% के आसपास है, और इंटरनेशनल कार्ड पे 3 से 4% का आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर हम बात करें गवर्नमेंट ने लाइक सिलेक्टिवली यूपीआई ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ चेंजेस करने के बारे में अभी बात तो नहीं की है, बट यहाँ पे टैक्सेस के लिए एक प्रोविजन खोल दिया है। तो कहा जा रहा है कि भाई इसमें जो आपके लाइक जो भी मर्चेंट्स है जिनकी 1 से 1.5 करोड़ तक की आय है 1 साल की, उनके ऊपर, और जो ट्रांजैक्शन 2000 से ऊपर है उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, जिसके ऊपर 0.25 से लेके 0.4% तक का यहाँ पे चार्जेस लग सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आपकी 93% जो ट्रांजैक्शंस हैं वो फ्री रहेगी, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट की बात करें तो भाई देखो इन नेटवर्क्स वगैरह की कॉस्ट तो लगती है। अब इसके लिए सारा खर्चा अगर आरबीआई करेगा तो आरबीआई के ऊपर अननेसेसरी खर्चा आता है, तो जिस वजह से मर्चेंट से यहाँ पे लाइक पैसा वसूला जा रहा है, बट कंज्यूमर्स के अंदर इसको लेके कंसर्न है। तो कहते हैं कि डिजिटल इंक्लूजन को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड री इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पे हम, ताकि लाइक जैसे साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन और बाकी जैसे टूल्स को बिल्ड कर सके, तो उसके लिए इस पैसे को यूज किया जा सकता है जो अभी एमडीआर के लिए पे किया जा रहा है। तो ये चीजें हैं जो आप यहाँ पे देखते हैं। अब बात करें वेस्ट एशिया में एक नया अलायंस फॉर्म हुआ है जहाँ पे टर्की, सऊदी और आपका पाकिस्तान एक साथ आया। तो यहाँ पे कलेक्टिव डिफेंस एंड कलेक्टिव डिटरेंस के बारे में बात की है। ये नाटो स्टाइल एक आप कह सकते हैं इस्लामिक नाटो है, जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलता था सऊदी और टर्की के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं थे। जो फर्स्ट सऊदी स्टेट थी उसको कहीं ना कहीं 1814 से 18 के बीच में लाइक इजिप्शियंस और ऑटोमन ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। वेयर एज बायलैटरल एग्रीमेंट्स की बात की जाए तो 2025 में पाकिस्तान सऊदी ने स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, एंड इसके बाद अभी रिसेंटली टर्की ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। यूएस की सिक्योरिटी गारंटी यहाँ पे फेड करती जा रही है, इस वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी वैक्यूम देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भी सऊदी पैसा प्रोवाइड करेगा, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है एंड आपकी टर्की के पास इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है, तो ये तीनों मिलके एक दूसरे को यहाँ पे हेल्प करेंगे। बट इसमें एक बात ये आ जाती है कि भाई सऊदी और ईरान के रिलेशन अच्छे नहीं है एंड इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिकली रीबैलेंस करने की हमें जरूरत है। अब
कहीं ना कहीं लाइक सऊदी को भी ये चाहिए कि भाई इंडिया के साथ क्या वो अपने रिलेशन इससे खराब करना चाहता है कि क्या रहेगा, वो आगे देखने वाली बात रहेगी। बट यस, यहाँ पे मिसयूज कर सकता है सिक्योरिटी प्रोविजन का पाकिस्तान, कहीं ना कहीं लाइक इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक करवाता रहता है। अब इंडिया अगर रिटेलिएट करेगा तो यहाँ पर डायरेक्ट सऊदी और टर्की के साथ हम वॉर पे जाने वाले हैं, तो वो एक दिक्कत रहेगी। मिडिल ईस्ट की कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स को लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी इंक्रीज हो सकती है। तो अभी प्रैक्टिकली लिमिटेशन एंड स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो इमीडिएट टाइम में तो नहीं देखने को मिलता है, बट लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट रह सकता है। मोर ओवर यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है कि भाई काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें फोकस करना चाहिए, जैसे यूएई, इजराइल और इंडिया कुछ ऐसा एक अलायंस बिल्ड कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आप यहाँ पे देखते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।